Good morning, student. This is Subhashish Sharma from Sri Jyoti Educational Group, Kota. Student, I hope you all are fine at home. Student, today we are going to start 7th chapter of your physical education. And the chapter name is Physiology and Injuries in Sports. So, student, first we know about physiology and injury. What do you mean by फिजियोलॉजी एंड इंजरी? तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टूडेंट कि फिजियोलॉजी क्या बताता है हमें और इंजरी से हम क्या समझते हैं. तो फिजियोलॉजी इट्स मीन स्टूडेंट बॉडी की जो भी सिस्टम्स जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है, जब हम इनके ऊपर स्टडी करते हैं तो ये फिजियोलॉजी का पार्ट बन जाता है. और जब हम इंजरी का बात करते हैं तो देखिए, अब हम फिजिकल एजुकेशन का बात कर ही रहे हैं तो स्पोर्ट्स से हम लेते हैं इंजरी, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई भी हो इंजरी उसमें कॉमन है, आना ही है. तो इंजरी जो उसमें आता है, इंजरी जो उसमें होती है, तो वो किस किस टाइप की होती है और उसे कैसे ठीक किया जाता है. ठीक है, तो इन सब के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. स्टार्ट. फिजियोलॉजिकल इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स एंड देयर इफेक्ट्स. स्पोर्ट्स इंजरी आर कॉमन एंड फ्रीक्वेंट इन स्पोर्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल फिटनेस. स्टूडेंट, हमने क्या समझा कि फिजियोलॉजिकल जो है ना, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स का जो भी रिलेशनशिप है ये सारे चीज़ को बताता है. और साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि इंजरी जो होते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स में, ये हमें आ जाते हैं स्पोर्ट्स के दौरान. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो फिजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग के अंदर आते हैं, तो वो हम जानेंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. ये हमारा स्टूडेंट आज का चैप्टर का पहला टॉपिक है. तो स्टूडेंट, पहले हम इसे समझते हैं. फिजियोलॉजिकल इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के जो रिलेशनशिप है इन चीज के बारे में हम समझेंगे. एंड देयर इफेक्ट्स. स्पोर्ट्स इंजरी आर कॉमन एंड फ्रीक्वेंट इन स्पोर्ट्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल फिटनेस. इंजरीज के बारे में भी हम समझेंगे. स्टूडेंट, तो अब हमें देखना है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर होते हैं. जो है हमारा सबसे पहला आज का मस्कुलर स्ट्रेंथ. जो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर जो पहला आता है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ. तो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स for success in all movements is muscular strength. It may be defined as the maximum force or tension a muscle or a muscle group can exert against a resistance. The development of strength is specific to the muscles or muscles involved in a particular activity. स्टूडेंट, मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब हम क्या समझते हैं कि मसल में कितने स्ट्रेंथ है. जैसे कि देखिए, आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई मूवमेंट कर रहे हो, तो उसमें मसल्स का यूज़ होता ही है, कॉमन है. ये आपको भी पता होगा कि किसी भी मूवमेंट को अगर हम करते हैं तो उसमें मसल्स का यूज़ होता है. तो मसल्स किस तरीके से ठीक से वर्क कर पाएगा जब मसल्स में स्ट्रेंथ होगा. तो मसल्स स्ट्रेंथ का मतलब हम क्या समझे, अगर मसल्स में स्ट्रेंथ है तो मूवमेंट या एक्टिविटी को करते वक्त या किसी वर्क को कंप्लीट करते वक्त काफ़ी अच्छा हमें हेल्प मिल जाता है मसल से. हमें मसल्स काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर देता है क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ है. इस चीज़ को हम समझेंगे मसल स्ट्रेंथ से लेकर. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट पावर. तो पावर इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिलीज मैक्सिमम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स में कितना अच्छा हो रहा है ये हम समझेंगे पावर से. जब ये अच्छा से काम कर पाएगा तभी पावर मसल्स में ज़्यादा मिल पाएगा, तभी कोई वेटेड लोड है या कोई वर्क है उसको ठीक तरीके से हम कर पाएंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट स्पीड. तो इट इज द rapidity with which one repeats successive movements of the same pattern. It may also be defined as the ability of a person to move quickly through a short distance. Student, इसमें क्या है कि बॉडी किसी डिस्टेंस को कितने फास्ट कवर कर पाता है, कितने फास्ट कंप्लीट कर पाता है, तो ये पता चल जाता है बॉडी के स्पीड से कि स्पीड कितना है. ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस. तो एंड्योरेंस वर्ड ही से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सहन शक्ति. तो मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब अब किसी वर्क को बॉडी कर रहा है, कोई भी वर्क में मसल्स का यूज हो रहा है, तो ये कॉमन है कि फटीग आना ही है. तो फटीग जब मसल्स में आता है तो वो फटीग को कितना वो सह पाता है, कितना वो बर्दाश्त कर पाता है उस वर्क को कंटिन्यू करने के लिए. इससे हम पता कर लेते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस से. स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एजाइलिटी. It is ability of the person to change direction while moving at or near full speed. More specifically,
एजाइलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू चेंज डायरेक्शन और बॉडी पोजीशन। देखिए स्टूडेंट क्या बताया गया है, चेंज डायरेक्शन और बॉडी पोजीशन क्विकली। अब कोई पर्सन है, अब एजाइलिटी को हम कैसे समझेंगे, जैसे कि फुर्ती, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसे मूवमेंट करना है, जैसे कि स्पोर्ट्स आप ले लीजिए। अब स्पोर्ट्स में एक फुटबॉल का प्लेयर होता है जो प्ले कर रहा होता है, उसे एक ही डायरेक्शन में तो रनिंग, जैसा ट्रैक में रनर दौड़ता है वैसा तो नहीं दौड़ना होता है, उसे 4 डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता है, उसे कभी फ्रंट जाना होता है, कभी बैक, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, एनी टाइम उसका मूवमेंट 4 डायरेक्शन में चलता रहता है। तो स्टूडेंट वो कितने अच्छे से अपने बॉडी को हर डायरेक्शन में मूव कर पाता है, ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है एजाइलिटी से। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज। ये तो आपको भी पता होगा, अगर रेगुलर एक्सरसाइज कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, डेली रेगुलर एक्सरसाइज को ठीक तरीके से करता है, तो उसके मसल्स, उसके बॉडी ठीक तरीके से मतलब फिटनेस और वेलनेस में रह सकेंगे, और साथ ही साथ उसके बॉडी का जो पोस्चर है वो भी सही हो पाएगा। बिकॉज वाई, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करता है तो इफेक्ट सीधे मसल्स में आता है, और मसल्स शेप लेने लगता है, और मसल्स जब शेप लेता है तो बॉडी में ऑलरेडी एक अच्छा शेप बॉडी का बन जाता है। तो स्टूडेंट ये तो हमने समझ लिया कंपोनेंट जो थे। अब हम समझेंगे स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये वर्ड को समझना होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें ये दो चीज से मिलकर बना है। देखिए कार्डियो और रेस्पिरेटरी, कार्डियो इज रिलेटेड अवर हार्ट, रेस्पिरेटरी इज रिलेटेड अवर लंग्स, मतलब हमारा जो श्वसन तंत्र, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उससे बिलोंग करता है। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तब ये बन जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी। इट्स मीन हमारा हार्ट कितने अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर पाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मसल्स तक पहुंचा पाता है, और जब रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो हमारा लंग्स कितने अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन ले पाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर पाता है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर पाता है, चेंज कर पाता है। हम इससे समझेंगे इस चीज को। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम रशेस ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स, return the blood to the lungs to be reoxygenated and delivers fuel, nutrients and oxygen to the active tissues of the body. In fact, the effects of exercise can be studied in the following ways. देखिए हमने आपको जैसे कि पहले भी समझाया कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, कि जो हमारा हार्ट है कितने अच्छे तरीके से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई कर पाता है, पंप कर पाता है। और उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, वो लंग्स के जरिए आता है हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जिससे पूरे बॉडी के मसल्स में सप्लाई होता है और मसल्स को एनर्जी भी मिलती है किसी भी मूवमेंट, किसी भी वर्क को ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सरसाइज का। तो सबसे पहला है स्टूडेंट हम देखेंगे, योर हार्ट बीट स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर, हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाता है और फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यूर ब्रीदिंग क्विकनेस एंड डीपेंस, सांस जो है हम देखिए कोई एक्टिविटी जब हम कर रहे होते हैं, कोई वर्क हम कर रहे होते हैं, तो जब हमारा जो आप हार्ट बीट है देखिए उसका जो हार्ट बीट वो फास्ट हो जाता है, इसमें बताया गया है, और स्ट्रांग बीट करने लगता है। और ब्रीदिंग क्विकनेस, हम गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं उस टाइम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यूर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट, यू स्टार्ट टू स्वेट, फैटिग जब आ जाती है तो स्वेटिंग भी होने लगता है। योर मसल्स बिगिन टू एज, मसल्स में पेन भी होने लगता है, ठीक है स्टूडेंट। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज अगर हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कार्डियो रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज इंक्रीजेस द हार्ट बीट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट बीट रेट आपको तो समझ में आ गया होगा कि 1 पर मिनट 72 है, तो एक्सरसाइज जब कोई इंडिविजुअल परफॉर्म रूटीन से करता है तो उसका 1 मिनट में 72 से ज़्यादा बार हार्ट बीट आ जाता है। एक गुड एथलीट का हार्ट बीट जो है 1 मिनट में 72 से भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब आ रहा है एक वर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब हम समझे कि अपना हार्ट कितना अमाउंट में ब्लड पूरे बॉडी को पंप कर पाता है पर बीट, ठीक है, पर बीट कितने अमाउंट में ब्लड पूरे बॉडी को पंप कर पाता है, इससे हम समझेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना अच्छा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट डाइवर्ट ब्लड टू द मसल्स फ्रॉम डाइजेशन एंड अदर सिस्टम्स एंड बॉडी पार्ट्स, डाइजेशन, अदर सिस्टम और अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड डाइवर्ट होता है इससे। नेक्स्ट, इट रेजेस द ब्लड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ब्लड टेम्परेचर भी बढ़ता है।
इट इंक्रीजेस द हार्ट मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, हार्ट मसल के साइज, हार्ट मसल्स के स्ट्रेंथ भी डेवलप होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इट पंप्स मोर ब्लड इन 1 मिनट, देखिए 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप कर पाता है। इट हेल्प्स इन रेड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, किसी भी तरह का हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो कम कर देता है, सॉल्व कर देता है, ठीक कर देता है। तो स्टूडेंट हमने ये भी समझ लिया टॉपिक जो था अपना सेकंड। अब थर्ड टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्या जाना कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मस्कुलर सिस्टम में एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स का इसमें क्या मतलब रोल होता है और मसल्स में क्या क्या इफेक्ट आती है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो है, विथ रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज गेन अ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। सम अदर इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम आर, सबसे पहला जो है हमारा स्टूडेंट, प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप टू द बॉडी, thus improving physical personality. Moreover, it removes exercise fats from muscles. देखिए अब हमने अब ये टॉपिक डिस्कस किया है आपसे प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी में। तो देखिए जब कोई इंडिविजुअल डेली रूटीन से, टाइम से अपने आप को एक्टिविटी में रखता है, अपने आप को फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसका मसल्स वर्क कर रही है। तो उसका मसल्स जब वर्क कर रही है तो मसल्स में शेप आएगा ही, कॉमन है ये। और बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट है तो वो भी कम हो जाता है उससे, तो बॉडी का एक अच्छा शेप बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें बताया गया है प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट, फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। किसी भी तरह का उससे चोट आ जाती है, इंजरी हो जाती है, तो जल्दी से जल्दी ठीक होती है, क्योंकि मसल्स का अच्छा मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है और पावर बढ़ जाता है उसका। तो कोई भी पेन या इंजरी उसी इंडिविजुअल को होती है तो जितनी जल्दी हो सके वो रिकवरी भी हो जाती है। नेक्स्ट, इमरजेंसी स्टोर्स ऑफ एनर्जी इंप्रूव्स। इमरजेंसी, अब द एटीपी एंड एडीपी सोर्सेस इन mitochondria increases, by which muscles can produce more energy. It also increases the oxygen depth capacity and thus improves muscles efficiency. स्टूडेंट अब एक ATP आ रहा है आपके सामने और ADP आ रहा है। तो ATP इट्स मीन एडिसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP इट्स मीन एडिसिन डाइफॉस्फेट। तो क्या मतलब होता है, तो देखिए स्टूडेंट, हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे हम जो न्यूट्रिएंट्स वाले डाइट लेते हैं तो वो डाइट हमारे से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। तो ब्लड में हमारे साथ ATP जो ADP है एडिसिन डाइफॉस्फेट एंड फास्फेट मिक्स होता है, जो मिक्स होकर आपस में मिलकर बना देता है ATP। और ATP क्या होता है स्टूडेंट, करेंसी होता है एनर्जी का, जिसे सेल्स खर्च करता है एनर्जी मसल को देने के लिए। तो ATP एक सोर्स है एनर्जी का, जिससे सेल एनर्जी लेकर सीधे मसल्स को प्रोवाइड कर देता है किसी भी मूवमेंट को ठीक तरीके से करने के लिए। तो हम इससे यही समझेंगे कि जो ATP आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है, ये एक एनर्जी का करेंसी है, जिसे जो कोशिका है, जो हमारी सेल्स है, वो खर्च करती है एनर्जी को लेने के लिए और एनर्जी सीधे लेकर वो मसल्स को प्रोवाइड कर देती है, जिससे मसल्स एनर्जेटिक वे में किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कर पाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेस जो है इसका भी अच्छा चलता है, बिकॉज एक्सरसाइज वो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है जिसमें मस्कुलर का जो मसल्स में जो उसका इफेक्ट होता है अच्छा ही होता है। तो कॉमन है कि ATP और ADP का जो वर्क है ये भी अच्छा होगा, क्योंकि ये एनर्जी का बिल्डअप करते हैं, ये एनर्जी सीधे मसल्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज इन मसल्स। By this there is faster circulation of blood, thus it improves the efficiency of muscles. blood circulation जो होता है ना स्टूडेंट, जब एक्सरसाइज परफॉर्म करता है वो इंडिविजुअल तो काफ़ी अच्छा बन जाता है, नॉर्मल से भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, काफ़ी अच्छे कैपिलरीज ब्लड में सप्लाई होने लगते हैं, तो जिस वजह से मसल्स अच्छा खासा एक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बताया गया एफिशिएंसी इंप्रूव्स, तो मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू टॉलरेट मोर lactic acid for longer duration, that lactate threshold without fatigue in improved lactate। देखिए अब मसल्स एक्टिविटी कर रहा है, इसमें हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल्स इसमें यूज हो रहा है, और मसल्स इसमें यूज हो रहा है तो मसल्स में फैटिग भी आना कॉमन है। और जब मसल्स में फैटिग आती है स्टूडेंट तो स्वेटिंग होना भी है, लैक्टेट जिसमें पसीना हम जिसे कहते हैं लैक्टेट एसिड वो निकलनी है, तो मसल्स का ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मसल्स में ये इतना मतलब क्षमता आ जाती है, इतना उसका एंड्योरेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो जल्दी से मतलब फटीग के अंदर नहीं आता है। तो जब जल्दी से फटीग मसल्स में नहीं आएगी तो स्वेटिंग भी उतना जल्दी नहीं होगा, तो मसल्स का कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए इसमें बताया गया है लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज। जो लैक्टेट का जो रोकने का जो पावर है, जो
थकान जो आती है मसल्स में उसे किस तरीके से मतलब लेट से आए, जल्दी ना आए। एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि जो थकान हमें आती है, जो फटीग मसल्स को आती है, वो उससे जल्दी ना आकर लेट से आती है, जिसलिए जो लैक्टिक एसिड है वो रुक जाता है अपने जगह पे, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता जल्दी। जब जैसी फिर वो मसल्स अपना कैपेसिटी के ऊपर चले जाती है, अपना कैपेसिटी से बहुत ओवर चले जाती है, तब जाकर वो मसल्स में फटीग आता है और लैक्टेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज से हम ये समझ लिए। अब स्टूडेंट इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। अब हम समझेंगे एरोबिक क्या है और हम समझेंगे एनारोबिक क्या है। स्टूडेंट, अ ट्रेन्ड मसल्स हैज मोर एंड्योरेंस, therefore its capacity to work for longer duration without fatigue is improved. Student, aerobic and anaerobic. Aerobic it's mean with air, anaerobic it's mean without air. अब कैसे, चलिए जानते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी जिसमें एयर का डिमांड हमें, ऑक्सीजन का डिमांड हमें काफी ज्यादा रहता है, वो एक्टिविटी को हम क्या कौन सा एक्टिविटी कहेंगे? हाई ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी एरोबिक कहलाती है, एरोबिक एक्टिविटी कहलाती है। और एनारोबिक एक्टिविटी को अगर हम बात करते हैं तो लो ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी कहलाती है। एरोबिक जैसे कि एक इंडिविजुअल है जो 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा है, जो एक एथलेटिक ग्राउंड का एक राउंड लगा रहा है 400 मीटर, कोई मैराथन कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है काफी दूर डिस्टेंस तक, तो देखिए इसमें ड्यूरेशन उनको ज्यादा लगा, क्योंकि देखिए अब आप 5 किलोमीटर रनिंग का बात आ रही है तो वो 1 या 2 मिनट में तो कवर नहीं कर सकता ना, ऐसा तो नहीं है, तो उसे काफी टाइम लग जाती है। तो इसलिए हमने वर्ड का यूज किया, कौन से वर्ड का? हाई ड्यूरेशन। इट्स मीन टाइम ज्यादा लग रहा है और इंटेंसिटी लो है, मतलब इतना स्ट्रेंथ के साथ वो नहीं भाग पा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगा के वो नहीं भाग रहा है, एक नॉर्मल वे में एक अपने स्पीड में वो भाग रहा है और काफी टाइम तक भाग रहा है। तो इसमें लो इंटेंसिटी की बात आ गई और हाई ड्यूरेशन की बात आ गई। और जब हम एनारोबिक का हम समझेंगे तो एनारोबिक में क्या है स्टूडेंट? इसमें लो ड्यूरेशन, इट्स मीन देखिए वो एक्टिविटी जैसा कि आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, जिम में कुछ एक्सरसाइज होता है जिसमें बेंच प्रेस किया जाता है, ठीक है, चेस्ट के लिए, तो ऐसे ऐसे एक्टिविटी जो लो मतलब लो कम टाइम के लिए होती है लेकिन हाई इंटेंसिटी के साथ होती है, पूरे पावर के साथ होती है, पूरे स्ट्रेंथ के साथ होती है। अब वेट लिफ्टिंग तो कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है कि एकदम हल्का में ले लो, या पावर लिफ्टिंग ऐसा नहीं है कि एकदम हल्का में ले लो, लाइट में ले लो, इसमें भारी भारी वेट लगे होते हैं, हमें कुछ माइक्रो टाइम के अंदर, कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर उसे उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है, फिर डाउन करना होता है। वैसे ही स्प्रिंट ले लीजिए, जो इंडिविजुअल 100 मीटर स्प्रिंट करता है, 200 मीटर स्प्रिंट करता है, तो क्या वो ऑक्सीजन को लेते लेते वो सीधा स्प्रिंट तो नहीं कर पाएगा ना, वो ऑक्सीजन को कुछ टाइम तक पॉज करता है, कंप्लीट करता है अपना डिस्टेंस, तब जाके वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने क्या समझा? अगर हम एरोबिक का डिस्कस कर रहे हैं तो ये विथ ऑक्सीजन है, एनारोबिक का डिस्कस कर रहे हैं तो विदाउट ऑक्सीजन है। तो जो एरोबिक और एनारोबिक एंड्योरेंस, इट मीन एंड्योरेंस और कैपेसिटी की वो इंडिविजुअल एरोबिक एक्टिविटी कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है और वो इंडिविजुअल एनारोबिक एक्टिविटी को भी कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। और इन दोनों में फैटिग आना कॉमन है, तो फैटिग आने के बाद भी उस वर्क को, उस एक्टिविटी को कितने टाइम तक फटीग को सहते हुए एनारोबिक वे में भी और एरोबिक वे में भी करते पा रहा है, कर रहा है। तो ये हम समझ लेंगे किससे? इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस से। तो स्टूडेंट चलिए हमने ये समझ लिया, अब हम 7 समझेंगे। 7 जो है हमारा पॉइंट, डिजायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप। अब हमें तो पता है स्ट्रेंथ डेवलप होगा, बिकॉज वाई, क्योंकि मसल्स में अगर एक्सरसाइज का इफेक्ट सही तरीके से मिल रहा है तो मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होता ही है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, फास्टर रिस्पॉन्स। इट ट्रेन मसल्स द स्टिमुलस ट्रेवल्स फास्टर, दस मसल्स एक्शन एंड रिस्पॉन्स आर फास्टर। अगर एक्टिविटी है, मसल्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, मसल्स में काफी अच्छा मतलब एक्टिविटी से फायदे मिल रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, मसल्स डेवलप हो रहा है, तो कॉमन है कि इसका जो रिस्पांस होगा वो भी अच्छा होगा। कोई भी मूवमेंट जब हम करते हैं, एक्शन रिएक्शन, तो एक्शन जब हम कुछ कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी हमारे मसल्स में आता ही है। तो ये एक्शन रिएक्शन का मैटर, और कोई चीज एक्टिविटी को करना ही होता है तो कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में हम उसे कर पाते हैं। मसल्स एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देता है, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए मसल्स का यूज होता है स्टूडेंट। तो वो जो मसल्स का यूज हो रहा है हमें, तो वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब कितना अच्छा किसी एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। एक फास्टर रिस्पॉन्स मतलब एक फास्ट हम कर पाते हैं, क्योंकि अगर मसल्स बिल्डअप होगा, मसल्स में स्ट्रेंथ होगा, मसल्स क्वालिटी होगा, मसल्स ठीक ठाक होगा, शेप होगा मसल्स में, तो वो इंडिविजुअल किसी भी एक्टिविटी को काफी अच्छा परफॉर्म कर सकेगा और फास्टर रिस्पॉन्स दे सकेगा। उसका मसल्स उसे फास्टर रिस्पॉन्स देंगी, उसका मसल्स उस एक्टिविटी को बहुत फास्ट मूवमेंट करा देंगे। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब स्टूडेंट हम समझेंगे कि इंजरीज क्या है और इस कितने टाइप से इसके। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए इंजरी, तो ये नॉर्मल 3 टाइप के होते हैं।
सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, इट्स मीन हमारे स्किन्स में अगर कोई इंजुरी होती है तो इसे हम सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी में ला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए मसल्स में होते हैं तो इसे भी हम सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी के अंदर लेते हैं। बोन इंजुरी और हार्ड टिश्यू इंजुरी, देखिए बोन इंजुरी तो आप समझ गए, जब जो इंजुरी हमारे बोन में होती है उसे हम बोन इंजुरी कहते हैं। नेक्स्ट जॉइंट, अब जॉइंट जो है स्टूडेंट देखिए, अब दो बोन का आपस में मिलना जॉइंट कहलाता है, तो वो जॉइंट में अगर किसी तरह का इंजुरी है तो ये जॉइंट इंजुरी के अंदर आ जाती है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। स्किन इंजुरी पहला जो है इसका टाइप है, इसे हम स्किन इंजुरी से समझेंगे। कंट्यूजन है, एब्रेशन, लेसरेशन एंड इंसिजन। कंट्यूजन, इंजुरी टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफन प्रोड्यूस बाय अ ब्लंट फोर्स सच एज किक, फॉल और फ्लो। देखिए पिक्चर यहाँ मेंशन किया गया ताकि आपको समझने में और भी इजी होगा। जब कोई बॉडी पार्ट किसी हैवी चीज से टकरा जाती है या कोई हैवी चीज बॉडी पार्ट से टकरा जाता है तो इस टाइप की इंजुरी हो जाता है। यहाँ पे रक्त का मतलब जो ब्लड का यहाँ पे ब्लड जम जाता है, यहाँ पे लाल हो जाता है वहाँ पे, या तो ब्लैक कलर स्किन बन जाता है वहाँ पे। ये अक्सर जैसा कि मान लीजिए जैसा कोई क्रिकेट है या कोई भी गेम हो जिसमें कोई ऐसा मतलब एक्टिविटी कर रहा है जिसमें एक कोई जो हार्ड व्यक्ति ऑब्जेक्ट है वो बॉडी से टकरा जाए या बॉडी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो ऐसे इंजुरी आ जाती हैं। जैसा कि अब एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो उसे बैटिंग करना है, बॉलर ने बॉलिंग कर दिया और उसे बैट से उसे हिट करना है, बट वो हिट नहीं कर पाता और बॉल जाकर उसके सीधे बाइसेप्स मसल्स में या कहीं पे लग जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पे एक ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो हो जाता है, वहाँ पे ब्लड जम जाता है और वहाँ का कलर स्किन जो है ब्लैक या रेड कलर की हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंट्यूजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारा एब्रेशन, इंजुरी ऑफ स्किन और मस्कुलस मेम्ब्रेन ड्यू टू स्कैर्पिंग और रबिंग। इट्स मीन क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब छिल जाना। जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं या भाग रहे हैं और भागते वक्त हमारा पैर फिसल जाता है, या हम कोई चीज़ हम मूवमेंट कर रहे हैं जब बॉडी को, मतलब बॉडी जब मूवमेंट में रहता है। ये इंजुरी ज़्यादातर कब आती है, जब बॉडी मूवमेंट में रहता है, ठीक है। कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है और अचानक से गिर पड़ते हैं और एक अच्छा रगड़ लग जाती है हमारे हाथ पे, हमारे पाँव पे, कहीं पे, तो ये इस तरीके से वो बॉडी पार्ट वहाँ पे ऐसा छिल जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट जो है हमारा लैसरेशन, इंजुरी ऑफ टेनिंग और रिपिंग of the layers of skin and the fatty tissues and muscles below the wound। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का हैवी इंजुरी है। इसमें क्या है, मसल्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। इसमें ये एक तरह का हैवी इंजुरी में आता है। ये ये जो इंजुरी है ये जब ऐसे एक्टिविटी जिसमें हमें बहुत मतलब हैवी मतलब बॉडी किसी चीज़ से टकरा जाती है या बॉडी में कोई चीज़ टकरा जाता है या कोई ऐसे धार वाली चीज़ या ऐसे कोई चीज़ से मतलब रगड़ लग जाती है जिसमें मसल्स जो है आपस में फट जाती है। देख रहे हैं आप यहाँ पे बताया गया है, देखिए, ताकि पिक्चर इसलिए मैंने मेंशन किया ताकि आपको देख के समझ में ही आ जाए। इसमें मसल्स देखिए दोनों अलग हो चुके हैं और काफ़ी डीप चला गया, ये बहुत डीप है, मतलब डीप कट इसमें इंजुरी हो जाता है, काफ़ी डीप, और इसमें काफ़ी सारा ब्लीडिंग भी हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है इसमें। तो इसे अब स्टिच करना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब हॉस्पिटल में जाता है वो इंडिविजुअल से स्टिच लगती है, क्योंकि अब इसे अगर हम मलहम पट्टी करेंगे तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, ब्लीडिंग तो इसका रुक जाएगा बट यहाँ पे इसका जो है सेप्टिक होने के चांस रहेंगे, बिकॉज ये मसल्स टिश्यू एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसमें टाइम लगता है इसे रिकवर होने में, बट ये हैवी इंजुरी में आती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंसिजन, इंजुरी प्रोड्यूस्ड बाई अ शार्प एज एंड इज यूजुअली लॉन्गर देन इट इज स्लिप। अब कोई शार्प, जैसे कि ये इंजुरी कब लगता है, जैसे कि मान लीजिए हम ब्लेड से पेंसिल छिल रहे होते हैं और कहीं हमारा ध्यान हटता है और हम अपने फिंगर में ब्लेड लगा लेते हैं, तो फिंगर हमारा क्या होता है, एक धार वाली चीज़ से कटना हो जाता है। और वैसे ही कोई शार्प, जैसा कि हम चाकू नाइफ से सब्जी कट कर रहे हैं, वेज कट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कट रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जब चाकू जो होता है, नाइफ जो होता है, हमारे फिंगर में लग जाता है। तो वही हुआ एक तरह से बात देखा जाए कि कोई धार वाले चीज़ से अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का इंजुरी होता है तो इसे हम कहते हैं इंसिजन। इट्स मीन आप देख सकते हो ये कट लगी हुई है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से बॉडी में इफेक्ट हो जाता है, इंजुरी हो जाता है, तो इस तरीके से कट लग जाती है, तब इसे हम कहेंगे इंसिजन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट